सुप्रभात राजस्थान, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सुबह के 7 बजने वाले हैं। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय और आप सभी के साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की हम करेंगे और सबसे पहले आपको बड़ी खबर दे देते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा केंद्रीय चुनाव कमेटी की पहली बैठक दिल्ली में होगी आज और बैठक की अध्यक्षता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। तो इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत शीर्ष नेता भी शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव के लिए 100 से लेकर 120 सीटों पर कैंडिडेट्स घोषित किए जा सकते हैं। और साथ ही बैठक के दौरान नेताओं द्वारा 2014 के लोकसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की हारी हुई सीटों पर चर्चा होने की संभावना भी है। और सहयोगी विनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, एक बड़ी बैठक, 100 से 120 कैंडिडेट्स के नाम पर मोहर लग सकती है। क्या लग रहा है, किन समीकरण को ध्यान में रखा जाएगा बीजेपी की ओर से? हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि केंद्रीय चुनाव समिति की जब आज बैठक होगी, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रहेगी कि अगर राजस्थान की बात करें तो पिछली बार भी और 2014 में भी हमने देखा कि 25 की 25 सीट जो है वो बीजेपी के पास रही है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रहेगी कि इस बार भी पार्टी चाहेगी कि 25 की 25 सीट जो है वो बीजेपी जीते। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी को ध्यान में रखा जाएगा कि 25 सीट जो है वो बीजेपी राजस्थान में जीते, क्योंकि बीजेपी ने जो इस तरह बार टारगेट सेट किया है, 370 का टारगेट जो है वो बीजेपी ने सेट किया है। तो बीजेपी चाहती है कि अधिक से अधिक सीट जो है जीते, इसको लेकर के आज मंथन होगा। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान के बारे में बात करें तो राजस्थान से जो है कई सांसद, लगभग 6 सांसद ने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, जिसमें 3 सांसद जीते थे, 3 सांसद हार गए थे। तो लगभग 6 नए चेहरे तो हम देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ ही साथ जिस तरह से हमने देखा था कि पिछली बार एक सीट जो है बीजेपी ने गठबंधन को दे दिया था, इस बार जो है बेनीवाल की पार्टी जो है उसके साथ बीजेपी का गठबंधन नहीं है, तो एक अलग चेहरा भी और हम देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, उसमें अगर हम देश के सभी सीटों के बारे में बात करें तो जो आज कुछ नामों पर विशेष तौर पर चर्चा होगी, जिसमें हारे हुए सीट पर तो चर्चा होगी ही होगी, साथ ही साथ पार्टी जो है वो एक मजबूत और धमाकेदार शुरुआत जो है वो करना चाहेगी। और इसमें हम देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की भी घोषणा हो सकती है कि वो कहां से उम्मीदवार होंगे। वाराणसी में से तो वो उम्मीदवार होंगे ही होंगे। इसके साथ ही साथ यह भी हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि अमित शाह के भी नाम की घोषणा जो है वो बीजेपी जो है वो पहली सूची में ही कर सकती है। तो निश्चित तौर पर आज शाम जब मंथन होगा तो मतलब ये साफ है विनीत कि जितने भी वीवीआईपी चेहरे हैं वो आज इस पहली लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। हाँ जी, निश्चित तौर पर जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है उसमें जो बड़े चेहरे हैं उनके नामों की घोषणा जो है वो आज की जा सकती है, जिसमें बीजेपी का जो सबसे बड़ा चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके नाम की घोषणा हो सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नाम की घोषणा हो सकती है। इसके साथ ही यह माना जा रहा है कि 100 से 120 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा जो है वो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद में हो सकती है। जैसा कि हम अपने लगातार दर्शकों को बता रहे हैं कि बीजेपी 160 सीटें ऐसी सीटों को बीजेपी ने चिन्हित किया था जहां पर बीजेपी पिछली बार चुनाव हार गई थी। उन सीटों पर पिछली 2019 के बाद से ही पार्टी जो है वो लगातार मेहनत कर रही है और वहां पर भी उम्मीदवारों की घोषणा जो है वो की जा सकती है। माना यह जा रहा है कि 100 से 120 सीटों की घोषणा जो है वो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद हो सकती है। हो सकता है कि यह घोषणा जो है वो 1 मार्च को ये कर दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल विनीत, कई नामों का ऐलान हो सकता है पहली लिस्ट में। आप नजर बनाए रखिएगा इस बैठक पर। बहुत शुक्रिया आपका। और सीरियल बम ब्लास्ट मामले में मास्टरमाइंड कुख्यात आतंकी सैयद अब्दुल करीम टुंडा सहित 3 के खिलाफ अजमेर की टाडा कोर्ट आज अपना अंतिम फैसला सुनाएगी। दरअसल कुख्यात आरोपी करीम टुंडा के खिलाफ शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन में सीरियल बम ब्लास्ट का मामला साल 2014 से विचाराधीन है और इस मामले में अंसारी सहित करीब 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। अब्दुल करीम टुंडा सहित 3 के खिलाफ अजमेर की टाडा कोर्ट में ये केस
फैसले के करीब है और इस मामले में आरोपी हमीद उर्फ हमीउद्दीन 10 जनवरी 2010 को गिरफ्तार हुआ था। जांच एजेंसी सीबीआई ने उस समय चार्जशीट पेश कर दी थी। संवाददाता अशोक इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ है। अशोक, देखिए 30 साल बाद कोर्ट में आज अंतिम फैसला आने वाला है, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, 30 साल बाद आज अंतिम फैसला आने वाला है। सीरियल बम ब्लास्ट जो बाबरी मस्जिद की शहादत में दिया गया था, तो इस अलग अलग ट्रेनों में जो है बम ब्लास्ट हुए थे, जिसका मामला अजमेर की टाडा कोर्ट में चल रहा था। इस कोर्ट में अब तक जो है फैसले सुनाए गए, उसमें 16 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और 4 आरोपियों को बरी किया था। इस मामले में आतंकी टुंडा और उसके साथ 2 अभियुक्त अभी भी जो है वो गिरफ्तार हैं और अजमेर के सेंट्रल जेल में बंद है। आज 30 साल बाद जो है इस मामले में अंतिम फैसला सुनाया जाएगा। सीबीआई और जांच एजेंसियों के साथ ही सरकार ने अपनी बहस पूरी कर ली और आज की तारीख जो है कोर्ट ने दी है, जिसमें बहस पूरी करने के बाद अंतिम फैसला सुनाया जाना है। तो आज जो है इस मामले में 30 साल बाद अपना फैसला सुनाया जाएगा। तो इसमें तय होगा कि टुंडा और उनके जो सहयोगी हैं उनका क्या होना है। तो फैसले को लेकर तमाम जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आतंकी टुंडा अलग अलग आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ रहा है और लंबे समय से इसके कई कारनामे जो है देश के खिलाफ रहे हैं। तो ऐसे में इस पर किस तरह का फैसला आता है ये देखने वाली बात होगी। तो बताया जा रहा है कि आतंकी टुंडा पर 33 मुकदमे जो हैं अलग अलग ब्लास्ट और अलग अलग घटनाओं को लेकर दर्ज किए गए थे। तो इसमें से जो 1993 में ब्लास्ट हुए हैं, सीरियल ब्लास्ट, उसका जो फैसला है वो आ जाना है। तो इस फैसले को लेकर तमाम जो गतिविधियां हैं वो किस तरह से रही और कितने जो है मामले में ये कार्रवाई इसने की थी, उन तमाम फैसलों को लेकर आज अंतिम बहस के बाद आज फैसला सुनाया जाना है। जी बिल्कुल अशोक, इस फैसले के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा 30 सालों तक, लेकिन आज वो दिन है जब सभी को न्याय मिलने वाला है। अशोक, एक बड़ा आतंकी है ये, क्या सुरक्षा को लेकर इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, एक बड़ा आतंकी है, ऐसे में इसको कड़ी सुरक्षा घेरे में ही रखा जाता है, लेकिन इसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। करीब 10 से 15 सालों से यह है अजमेर की सेंट्रल जेल में ही बंद है और इसकी बीमारी से भी ये परेशान है। तो ऐसे में सुरक्षा को लेकर भी कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि ये सीरियल बम ब्लास्ट से जुड़ा हुआ मामला था और ऐसे में इसके जो 2 सहयोगी हैं वो भी काफी बुजुर्ग हो चुके हैं। तो अब अंतिम फैसले में ये तय किया जाएगा कि इनका क्या किया जाना है और जो इन्होंने जो घटनाक्रम किया था जो ब्लास्ट का, उसमें किस तरह की इनकी भूमिका थी। और आपको बता दें कि नेपाल बॉर्डर से इसको गिरफ्तार किया गया था और अब जो अंतिम फैसले में किस तरह का इनका न्यायालय फैसला सुनाती है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़े कई सालों बाद ये फैसला आने वाला है, तो सभी की नजरें जो हैं बिल्कुल सभी की निगाहें हैं कि आखिर कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। अशोक, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए एक अहम खबर आपको देंगे। आज से राजस्थान की 12वीं बोर्ड की परीक्षा आज से हो रही है। 4 अप्रैल तक ये परीक्षा चलेंगी। सुबह 8:30 बजे से 11:45 तक ये परीक्षा होगी। 7 मार्च से 10वीं की परीक्षा का आगाज होने जा रहा है। तो बोर्ड परीक्षाओं का आगाज होने वाला है। आज से राजस्थान की 12वीं बोर्ड की परीक्षा की शुरुआत होगी। परीक्षार्थियों ने पिछले कई महीनों से कड़ी मेहनत की है आज के दिन को लेकर और सुबह 8:30 बजे से परीक्षा की शुरुआत हो जाएगी। 11:45 तक ये परीक्षा चलेगी और आपको बताते चले कि 7 मार्च से 10वीं के बोर्ड की भी परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। तो बच्चों ने पूरी तैयारियां कर रखी हैं और आज सुबह अपने परीक्षा देने के लिए अपने केंद्रों पर पहुंचेंगे। पहले से ही एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाते हैं और ऐसे में 12वीं की परीक्षा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और बच्चे पूरी तरीके से तैयार होकर स्कूलों में पहुंचने शुरू हो जाएंगे कुछ ही समय बाद, क्योंकि ठीक 8:30 बजे पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पेपर शुरू हो जाएगा। ऐसे में बच्चे पहुंच रहे हैं, पूरी चेकिंग उनकी की जाएगी, किसी भी तरीके से नकल ना हो सके, इसके लिए भी तैयारियां पूरी की गई हैं और स्कूल में पहले से ही पूरे इंतजाम किए गए हैं। बच्चों के बैठने से लेकर उनके रोल नंबर के हिसाब से उनकी क्लासेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है और आज की राजस्थान की बोर्ड की परीक्षा शुरू होने जा रही है।
संवाददाता अशोक भाटी इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ हैं। अशोक, राजस्थान की 12वीं बोर्ड की परीक्षा आज से शुरू हो रही है, कैसी तैयारियां की गई हैं कि पूरी तरीके से नकल विहीन ये परीक्षा रहे? बिल्कुल, इसे लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रशासक महेश चंद शर्मा ने कल ही आम जनता के साथ ही जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे अपील की है कि जो नकल को रोकने के लिए जो इंतजाम है वो पूरे किए गए हैं। साथ ही बच्चों से भी अपील की गई है कि वह किसी तरह की इस नकल में शामिल न हो, अन्यथा उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश भर में 6000 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसमें अति संवेदनशील और संवेदनशील बूथ हैं, उनको चिन्हित करके वहां पर अतिरिक्त जो व्यवस्था है वो की गई है। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, उड़न दस्ते यहाँ पर जो लगाए गए हैं और चप्पे चप्पे पर निगरानी भी यहाँ पर रखी जाएगी। आधे घंटे पहले जो है परीक्षा केंद्र पर तमाम विद्यार्थियों को पहुंचना होगा। आधे घंटे पहले उनको उपस्थिति देनी होगी। 8:30 बजे से यह परीक्षा शुरू हो रही है। मनोविज्ञान की जो है पहला पेपर जो है 12वीं का ये शुरू होने जा रहा है। तो आज से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं और उनके साथ साथ उनकी खुद की परीक्षाएं भी आज से होगी, क्योंकि इस परीक्षा में 10वीं और 12वीं को मिलाकर 20 लाख से अधिक विद्यार्थी है। 10वीं की बात करें तो करीब 11 लाख के आसपास विद्यार्थी हैं, तो वहीं 12वीं की बात करें तो 8,66,000 जो है विद्यार्थी वो इस परीक्षा में शामिल होंगे। तो आज जो परीक्षा है वो महत्वपूर्ण होने वाली है। आज से इस परीक्षा का शुरुआत हो जाएगा, तो संवेदनशील अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर खास निगरानी रखने के साथ ही अपील जो है बच्चों से की जा रही है कि वो किसी भी अनैतिक जो गतिविधि है उसमें शामिल ना हो, किसी भी अनुचित संसाधन का उपयोग ना करें, अन्यथा उन पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही चप्पे चप्पे पर निगरानी भी रहेगी और बच्चों के एंट्रेंस पे भी जो है चेकिंग वो की जानी है। तो तमाम व्यवस्थाएं बोर्ड की ओर से व्यापक रूप से की गई है। बिल्कुल, बोर्ड की ओर से भी तैयारियां की गई हैं, स्टूडेंट्स की ओर से भी तैयारियां हैं और दिलों की धड़कनें भी बढ़ी होंगी स्टूडेंट्स की। बहुत शुक्रिया आपका अशोक तमाम जानकारियों के लिए। और राजस्थान क्रिकेट संघ में अध्यक्ष वैभव गहलोत के इस्तीफे के बाद से ही सियासत गर्मा गई है। नए अध्यक्ष को लेकर भी अभी खींचतान बनी हुई है। आरसीए पर पड़े ताले क्रिकेट की सत्ता के संघर्ष को दिखा रही हैं, लेकिन इन सब के बीच आरसीए के भवनों के वास्तु दोष को लेकर चर्चा गहरा गई है। वैभव गहलोत ने आरसीए में आते ही वास्तु के वजह से ही अपना नया कार्यालय बनाया है। राजस्थान क्रिकेट की राजनीति में उबाल, आईपीएल से पहले क्यों मचा बवाल, आरसीए एसएमएस स्टेडियम के वास्तु पर सवाल। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में अगले महीने से आईपीएल के 3 मैच होने प्रस्तावित हैं। आईपीएल के इन मैचेस से पहले ही राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन पर खेल परिषद ने बड़ी कार्रवाई की। खेल परिषद ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के ऑफिस से कब्जा छीन लिया, साथ ही सवाई मानसिंह स्टेडियम भी वापस ले लिया। आपको बताते चले कि अब तक स्टेडियम का एक हिस्सा आरसीए के पास था और इसी कैंपस में आरसीए का ऑफिस बना हुआ था। पिछले शुक्रवार को आरसीए के दफ्तरों अकादमी पर ताले जड़ दिए गए। दूसरी ओर राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष पद से वैभव गहलोत की विदाई के बाद नए अध्यक्ष को लेकर रस्साकशी भी चल रही है। तमाम कवायदों के बीच आरसीए की बिल्डिंग्स को लेकर चर्चा गर्म है। आरसीए से जुड़े लोगों की माने तो क्रिकेट संघ में कभी विवाद थमे नहीं है। नॉर्थ ब्लॉक में जब ऑफिस चल रहा था तब भी ललित मोदी से लेकर सीपी जोशी की अध्यक्षता वाली कार्यकारिणियों के दौरान आपसी विवाद देखने को मिले थे। कभी खेल परिषद ने ताल लगा दिए तो कभी आपसी झगड़ों में आरसीए को कैद होना पड़ा। आरसीए के पूर्व सचिव राजेंद्र सिंह नांदू बताते हैं कि आरसीए के नॉर्थ ब्लॉक में एक कुर्सी हमेशा खाली रही। आरसीए में ललित मोदी और सीपी जोशी कभी आरसीए की कुर्सी पर नहीं बैठे। राजस्थान क्रिकेट संघ के सभी पदाधिकारियों के बीच में एक चर्चा का विषय है। जब से नॉर्थ ब्लॉक बना तब से लेकर जो भी पदाधिकारी वहां पर बैठा वो ज्यादा कार्य कर नहीं पाया सही ढंग से। कई बार एडो कमेटी बन गई, वहां पर जो भी बैठे, चाहे वो संजय दीक्षित जी बैठे हो, ललित मोदी और सीपी जोशी जी तो कभी चैम्बर में बैठते ही नहीं थे, इसलिए उनके कार्यकाल थोड़े लंबे चल गए। मैं भी नॉर्थ ब्लॉक में बैठा तो मेरा सीपी जोशी साहब से झगड़ा हो गया। वहां पर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एकेडमी है, वहां पर कार्यालय लिए गए, लेकिन वो भी विवादों से घिरे रहे। आरसीए के भवनों को लेकर जब वास्तुशास्त्र के जानकारों ने जांचा परखा और करीब से देखा तो सामने आया कि आरसीए के नॉर्थ ब्लॉक वाले मुख्य प्रशासनिक भवन में वास्तु दोष है। देखिए, जिस इमारत में अपन अभी फिलहाल में खड़े हुए हैं
इस इमारत को अगर मेरे द्वारा देखा गया तो उसमें लगा कि कहीं न कहीं इसका कंस्ट्रक्शन नारमुखी शेप में है। नारमुखी शेप का मतलब होता है कि जब कोई बिल्डिंग आगे से चौड़ी होती है और पीछे से सकड़ी होती है। दूसरी बात, ये जहां पर सिचुएटेड है वो SMS स्टेडियम के नॉर्थ दिशा में है और वहीं दूसरी ओर नॉर्थ वाली जगह से एक गेट बना हुआ है जो अंदर प्रवेश करता है, जिसके परिणाम स्वरूप इस बिल्डिंग पर T दिखलाई पड़ रहा है। और ऐसा कहा भी जाता है और ऐसा देखा भी गया है कि जिन बिल्डिंगों पर T बनता है उसमें कहीं न कहीं विवाद पैदा होते हैं, कोर्ट केस होते हैं या कोई अन्य प्रकार की आर्थिक समस्याएं देखने को मिलती हैं। आरसीए में जिला संघ पदाधिकारियों के आपसी झगड़े, अंदरूनी गुटबाजी और यहाँ राजनीतिक उथल-पुथल देखी जाती रही है, लेकिन इसमें वास्तु का कोई रोल है या नहीं ये तो ठीक से कोई नहीं कह सकता। लेकिन इतना जरूर है कि बार बार अस्थिर होती यहाँ की सत्ता के दौरान यहाँ के भवनों के वास्तु बिगड़ने की चर्चाएं तेज हो जाती हैं। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की सत्ता का विवादों से पुराना नाता रहा है। इसी वजह से यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता रही। ताले कई बार लगते रहे, कई बार खुलते रहे, लेकिन इन सब के बीच एक चर्चाएं सबसे ज्यादा ये रही कि आरसीए के जो कार्यालय हैं उनका वास्तु ठीक नहीं है, यानी कि वास्तु दोष है। लेकिन ये कितना सच है और कितना अफसाना, ये तो आप खुद ही तय करें। कैमरा पर्सन मानसिंह के साथ महेश दाधीच, न्यूज 18 जयपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोटपुतली जिले के नीमराना में बन रही ट्रांस नाम की कंपनी के अंदर रखे फाइबर में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। भीषण आग लगी। जानकारी के अनुसार कंपनी को डिजाइन करने का काम चल रहा था और डिजाइन का फाइबर कंपनी में रखा हुआ था। आज सुबह अज्ञात कारणों से कंपनी के अंदर रखे फाइबर में आग लग गई और आग से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आग की सूचना लगते ही घेलोट पुलिस चौकी ने पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची और कंपनी प्रबंधन मौके से इस दौरान गायब मिले। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भीषण थी और इस आग की लपटें जो है पूरी कंपनी को अपनी आगोश में लेते चले गए और आसपास के इलाके में भी काफी धुआं देखने को मिला, जिससे लोगों को काफी दिक्कतें हुई। आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। ये नीमराना कोटपुतली की तस्वीर है और आग की लपटें जो है दूर दूर तक भी दिखाई दे रही थी। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कोटपुतली नीमराना से, जहां पर आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और दूर दूर तक आग के धुएं का गुबार उठता नजर आया। अब खबर दिल्ली से है। 2 बच्चों के नियम पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई है। राजस्थान सरकार के नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2 से ज्यादा बच्चे पर प्रत्याशी की अयोग्यता गैर भेदभावपूर्ण है। प्रावधान के पीछे का उद्देश्य परिवार नियोजन को बढ़ावा देना है। पंचायत चुनाव के लिए भी नियम को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये नियम पॉलिसी के दायरे में आता है, इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है।